जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा में है। चलिए भाई बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, आज का जो आपका करंट जीके वो एज ऑन 5 अगस्त 2022 जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं भाई। चलिए बात करते हैं एनडीसी चर्चा में है या खबरों में है, खबरों में रहा। यह किस मंत्रालय के खबरों में रहा, यह किस मंत्रालय से संबंध रखता है? या ये कहीं किस विभाग से संबंध रखता है? आपका एनडीसी चर्चा में है, आपका एनडीसी चर्चा में है, खबरों में रहा है। इसका सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस मंत्रालय से संबंध रखता है। सबसे पहले तो लेते हैं कि एनडीसी है क्या आपका भाई। ठीक है, ये नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे आप पहले। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये इसकी क्या होगी? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसका संबंध पूछ रहा है कि इसका संबंध किससे है। चलिए सीधी सी बात करें, इसका जो संबंध है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का संबंध है जलवायु परिवर्तन से। जलवायु परिवर्तन से इसका संबंध है। तो सीधा सा आपका मंत्रालय अगर पूछा तो जलवायु पर्यावरण मंत्रालय जो है उससे इसका संबंध है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर देखो, इसने पूछा कि एनडीसी का संबंध, तो उससे पहले हमने ली नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म। और संबंध पूछे तो जलवायु परिवर्तन का संबंध किससे है? तो ये किस मंत्रालय से? तो ये जलवायु मंत्रालय, जलवायु और पर्यावरण मंत्रालय जो आपके। और वर्तमान में मंत्री कौन है, ये जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। मंत्री कौन है? मंत्री कौन है इसकी भाई? मंत्री बताएंगे कि वर्तमान में केंद्र के अंदर जलवायु पर्यावरण मंत्रालय किस मंत्री के अंडर आ रहा है, या कौन मंत्री इसको संभाल रहे हैं। ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगर इससे जुड़ी बात करते हुए आपका, तो ये एनडीसी को मंजूरी दी अभी हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेरिस समझौते के तहत। किसके तहत भाई? आपका पेरिस जो समझौता है, ये चर्चा में क्यों था? हाल ही में जो पेरिस समझौता था उसके तहत क्या दिया है? भारत के अपडेट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को मंजूरी दी है। किसको? एनडीसी को भी हाल ही में मंजूरी दी। कहां? पेरिस समझौते में एनडीसी को मंजूरी दी है। ठीक है, मंजूरी प्रदान करी एनडीसी को। कहां पर? पेरिस समझौते के अंदर जो अपडेटेड, या ये कहें कि जो अभी हाल ही में जो रिन्यू करके जो उनके बीच में पेरिस समझौते में रखा गया, तो उसको मंजूरी प्रदान कर दी, इसलिए आपका एनडीसी चर्चा में था। इसको हिंदी में अगर बात राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान भाई, क्या आपका? राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के नाम से भी इसको आप लोग समझ सकते हैं। निर्धारित योगदान क्या हो जाएगा आपके? राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। ये भी आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। इसमें क्या किया गया था? इसमें आपका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क यूएनएफसी, जो आपका यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत किया जाएगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या था? एनडीसी वर्ष, भारत ने आखिरी बार एनडीसी की मैं बात करूं, एनडीसी कब भाई? 2015 में। ठीक है, आखिरी बार 2015 में प्रस्तुत किया था। और 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता, घरेलू उत्पादन में उत्सर्जन तीव्रता में कितनी? 45% तक की कमी की बात यहाँ पर, कमी करने की बात यहाँ पे करी गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और 2030 तक जीवाश्म जो ईंधन है उनको भी कम करने की यहाँ पर बात की गई है। जीवाश्म ईंधन को लेकर के भी यहाँ पर इन्होंने अपना टारगेट रखा है 2030 तक। कब तक भाई? आपका 2030 तक।
ठीक है, चलिए एक बार फिर बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन की, ये थोड़ा सा क्लाइमेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए एनडीसी खबरों में रहा है भाई आपका, एनडीसी आपका नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है या राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारण योगदान की बात कर रहा है, इसको अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया। इसको समझौता, पेरिस समझौते में जो आपका एनडीसी को क्या दी, मंजूरी दी, इसलिए ये चर्चा में था। दूसरी बात हमने यहाँ पर करी, जलवायु परिवर्तन से इसका संबंध है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु जो मंत्री हैं वो कौन है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के बीच में रखा है। साथ में भारत ने आखिरी बार एनडीसी कब प्रस्तुत किया था, 2015 के अंदर एनडीसी को प्रस्तुत किया था, और इसमें 45% तक की कमी करी थी। 2030 तक की जो आपके घरेलू उत्पादनों की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ओके, ये भी आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन बन है। गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा संसाधनों में की भी यहाँ पर जो चर्चा थी वो की गई थी। अब देखिए जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं, तो जलवायु परिवर्तन को लेकर के पूरी दुनिया अलर्ट हो चुकी है, ठीक है। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, खास करके किसकी बात करें हम, जलवायु परिवर्तन में जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है आपकी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के अगर मैं बात करूं तो यानी कि पृथ्वी आपकी क्या हो रही है भाई, पृथ्वी आपकी गर्म हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हर चीज को प्रभावित करेगा, ठीक है। टेम्परेचर की संभावना जताई जा रही है कि भाई ये 1 डिग्री सेल्सियस तक तो बढ़ ही चुका है, 1 डिग्री सेल्सियस, और ये 1.5 तक जा सकता है। और अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तो जितने भी ग्लेशियर हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके ग्लेशियर क्या होंगे, पिघल जाएंगे। ग्लेशियर क्या होंगे, आपके पिघल जाएंगे। और ग्लेशियर अगर पिघलेंगे तो इसके दो चीजें निकल करके आएंगे। तटवर्ती जो इलाके हैं, तटवर्ती जो इलाके हैं, ये क्या है आपके इलाके जलमग्न हो जाएंगे। इलाके यानी कि जो आपके समुद्र के किनारे, जो क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और समुद्र के किनारे जो आपके क्षेत्र हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके पूरे बाढ़ ग्रस्त हो जाएंगे भाई, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो गर्मी के अंदर भाई, गर्मी में जो जल के स्रोत हैं, जल के जो स्रोतों के तौर पे आमतौर पे अगर हम बात करते हैं तो क्या है, आपकी नदियां हैं। इन नदियों का पानी क्या होगा, आपका पानी सूख जाएगा। ये भी जलवायु परिवर्तन के कारण ही होने वाला है, ठीक है। तीसरा जो होगा वो ये होगा, जो फसलें जिस टेम्परेचर पे पैदा होती हैं, जब उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बहुत सारी फसलें यानी कि खाद्य पदार्थों की आपकी कमी हो जाती है। देखिए कहाँ जलवायु परिवर्तन हो रहा है और कहाँ तक खाद्य पदार्थों की कमी होने का भी यहाँ पर, पदार्थों की कमी होने का भी यहाँ पर डर रहेगा। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बन जाएगा कि जलवायु परिवर्तन का इनमें से किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जलवायु परिवर्तन का ए ये बोलेगा, बी नदियां, सी खाद्य पदार्थों पर। जब इन सारी चीजों पर प्रभाव ये आपका डालेगा। अभी हाल ही में पीछे आपका एक ग्लेशियर चर्चा में था। पूरी दुनिया के अंदर क्या है, जो सर्वेक्षण किया गया उसमें क्या हुआ कि भाई ग्लेशियर आपके क्या हो रहे हैं, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, ठीक है। याद रखेंगे कौन से ग्लेशियर आपके तेजी से पिघल रहे हैं। लेकिन जो कर्राकोरम जो ग्लेशियर है, कौन सा भी आपका कर्राकोरम जो ग्लेशियर है वो पिघला नहीं है। क्या है, उसकी जो हाइट है वो क्या हुआ, बढ़ी है। यानी कि वो जस्ट विपरीत है। ये प्रकृति के लिए एक अच्छा समाचार है कि कर्राकोरम जो ग्लेशियर वो आपका, उसकी हाइट क्या हुई है, उसका द्रव्यमान क्या हुआ, बढ़ा है। कितने साल की रिपोर्ट है, 40 वर्ष की रिपोर्ट भारत के अंदर दी गई थी। भारत के अंदर 40 वर्ष की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, ये आपका बढ़ा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब बढ़ने का कारण क्या था, तो पश्चिमी विक्षोभ था भाई। बढ़ने का कारण क्या था, पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि जो सर्दी के अंदर जो बारिश आती है उसके कारण इस काराकोरम ग्लेशियर का क्या हुआ, बढ़ा, इसकी जो हाइट है वो बढ़ी है। अब देखिए एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में बात करता हूँ। एनडीसी खबरों में रहा, खबरों में क्यों रहा है, नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है इसका जलवायु परिवर्तन से संबंध है। जलवायु परिवर्तन आप समझिए, जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, मंत्री कौन है, एनडीसी। अभी हाल ही चर्चा की, पेरिस समझौते में इसको मंजूरी दी गई। आखिरी बार हमने कब रखा था, 2015 में हमने इसको रखा था। जलवायु से लेकर के सारी बातें आपकी, उसके बारे में थोड़ी सी बात करें, किसकी, टेम्परेचर की, जलवायु परिवर्तन की, ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है उसकी सारी बातें आपके बीच में यहाँ पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। अभी हाल ही में चिराग चर्चा में है। क्या चर्चा में, आपका चिराग चर्चा में है। इसका संबंध किस राज्य से, अगर मैं बात करूं चिराग की, तो हाल ही में अभी आपका चिराग चर्चा में, इसका संबंध किस राज्य से रहा है, चिराग में, ठीक है। या इसकी बात करें कि ये है क्या भाई आपका चिराग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका भाई चिराग चर्चा में है। इसका संबंध किस राज्य से रहा है। देखिए सबसे पहले बात करूं मैं चिराग की, कि चिराग चर्चा में, चिराग है क्या। चलिए
या इसके संबंध की अगर मैं बात करूं तो चिराग की अगर हम बात लेकर के चलते हैं तो सबसे पहले आप चिराग एक बार देखेंगे ये है क्या। इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम तो CHEERAG, ठीक है। ये क्या है आपका चिराग है। इसकी फुल फॉर्म लेंगे आप चीफ मिनिस्टर इक्वल, यहां पे लिख रहा हूं चीफ मिनिस्टर इक्वल कुछ चीजें वही हिंदी में भी नहीं लिखी जाती ना, इक्वल एजुकेशन रिलीफ एंड ग्रांट, असिस्टेंट एंड ग्रांट, असिस्टेंसी एंड ग्रांट, ठीक है। इसको देखेंगे, देखो चिराग चर्चा में है तो चिराग क्या है आपका चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट ग्रांट। इसकी संबंध फिर एक बार पढ़ रहे हैं, देखिए चीफ मिनिस्टर, सी से चीफ मिनिस्टर हो जाएगा आपका, ठीक है। ई से इक्वल हो जाएगा एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट ग्रांट, ये क्या है इसकी फुल फॉर्म है। अब ये पूछ रहा है कि इसका संबंध किस राज्य से है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका संबंध है इस अंडी भरा हरियाणा। कहां से भाई इसका संबंध है तो हरियाणा से इसका संबंध है भाई, ठीक है। हरियाणा से, कहां से संबंध रहा है इसका, हरियाणा से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। अब अगर क्षेत्र पूछे कि इस चिराग का किस क्षेत्र से संबंध है, अगर किस क्षेत्र की अगर बात करता है तो क्षेत्र को अगर मैं बात करूं तो ये आपका शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए खास तौर पे हरियाणा वाले के लिए तो शिक्षा मंत्री कौन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए शिक्षा से इसका संबंध है, सीधी सी बात है। हरियाणा में इसका संबंध क्या है, यानी कि इसमें क्या कहा गया है, हरियाणा की अगर मैं बात करूं इसमें एक शिक्षा को लेकर के, यानी कि जो विद्यार्थी आपके कहां पर भाई आपके जो विद्यार्थी आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कहां पर भाई आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी जो आय है 1.8 लाख से कम है, तो वो लोग कहां पर भाई आपके 1.8 लाख तो निजी स्कूलों में आप दाखिला उनको मिल सकता है। निजी स्कूलों में कौन से EWS वाले की बात यहाँ पे कर रहा है, इकोनॉमिक बैकवर्ड जो क्लासेस है, इकोनॉमिक बैकवर्ड जो क्लास आपकी EWS वाली बात यहाँ पे हो रही है, तो वो लोग भी आपने क्या इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं निजी स्कूलों में। ये जो EWS के छात्रों के लिए निजी स्कूलों में EWS, ठीक है भाई, EWS की यहाँ पर ये बात कर रहा है। और ये बजट आपका प्रदान किया किसके द्वारा, हरियाणा गवर्नमेंट ने इस चिराग बजट को, हरियाणा के CM साहब ने इस चिराग बजट को क्या किया है, प्रस्तुत किया है या दिया है। एक बड़ी योजना में, यानी कि निजी स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो अब निजी स्कूल में पढ़ सकते हैं जिनकी आय 1.8 लाख से आपकी क्या है कम है भाई, ठीक है। चलिए दूसरी बात यहां पर हम करने में, वो निजी स्कूलों में क्या ले सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं। उद्देश्य क्या है, जो आर्थिक रूप से कमजोर जो विद्यार्थी हैं, उद्देश्य क्या है, आर्थिक रूप से जो कमजोर विद्यार्थी हैं उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या है, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको क्या अच्छी शिक्षा प्रदान करना, ये हरियाणा का उद्देश्य है। अच्छी शिक्षा प्रदान करवाना ही यहाँ पर क्या है उद्देश्य है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बना रहेगा। अब जब हरियाणा को हम लेते तो पिछले कुछ दिन पहले हरियाणा ने क्या किया था, जो विद्यार्थी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट थे, उनको लैपटॉप दिया था भाई, लैपटॉप प्लस 2 GB डाटा दिया था। यानी कि इसके अंदर आपके प्री लोडेड क्लासें होंगी, साथ में 2 GB डाटा है, और ये क्या करेंगे 10th और 12th के जो बच्चे इसमें क्या करेंगे स्टडी करेंगे। ये भी इन्होंने ही दिया था, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। एक बहुत बेहतरीन कदम था ये भी शिक्षा को लेकर के भाई, ठीक है। अगली बात करते हैं यहाँ पर, अभी हाल ही में एक चंडीगढ़ के अंदर भी एक जिक्र चला था। चंडीगढ़ के अंदर आप लोगों से पूछा जाए कि जो अग्निवीर की कोचिंग के लिए बात हुई थी भाई, अग्निवीर की कोचिंग दी जाएगी। अग्निवीर की कोचिंग को लेकर के भी स्टेटों ने बात कर रखी है कि सरकारी स्कूलों में उन्हें कम से कम 90 दिन यानी कि 1 महीने गैप कर करके जो गर्मी की छुट्टियां सरकारी स्कूलों में उन्हें कोचिंग दी जाएगी। ये भी हरियाणा के अंदर भी
ये बात होने वाली है, ठीक है। चलिए, जब अब हरियाणा की बात चले तो थोड़ी सी बात करेंगे हरियाणा की। ये था भाई आपका चिराग। चिराग का संबंध मैंने आपको बता दिया एजुकेशन से है। एजुकेशन मंत्री कौन है हरियाणा के, ये आप मेरे को कमेंट्स करके यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब एक बार थोड़ी सी हरियाणा के ऊपर प्रकाश डालेंगे, जो कि हरियाणा आपको पता है पूरे देश के अंदर जो हरियाणा वो हाईलाइटेड रहता है, ये आप लोग बड़े अच्छे से इस बात को जानते हैं, ठीक है। चलिए, एक बार थोड़ी सी 5 मिनट हम हरियाणा की बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हरियाणा बना कब था आपका, तो 1 नवंबर 1966 को आपका हरियाणा बना भाई। कब बना, 1 नवंबर 1966 को। क्वेश्चन नंबर 1 पहला। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो इसकी वर्तमान में जो विधानसभा जो सीटें हैं, विधानसभा सीटें कितनी इसकी, 90 है। क्वेश्चन नंबर 3, विधानमंडल किस प्रकार का, विधानमंडल की अगर मैं बात करूं तो आपका एक सदनीय है। कैसा है, एक सदनीय है, ध्यान रखेंगे। अच्छे क्वेश्चन देके जाऊंगा भाई, क्लास को स्किप नहीं करेंगे। विधानमंडल कैसा आपका, एक सदनीय। दूसरी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं विधानसभा की सीटें, तो राज्यसभा की सीटें हरियाणा से कितनी है, तो 0-5 है, ठीक है। और साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पर 5 लोकसभा से जो सीटें हैं वो कितनी है, 10 हैं। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। सीएम साहब की बात करें तो सीएम साहब कौन है आपको पता है, मनोहर लाल खट्टर है। मनोहर लाल खट्टर या काका के नाम से इनको जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये आरएसएस संघ से संबंध रखते हैं। आरएसएस संघ के सदस्य रहे हुए हैं मनोहर लाल साहब, जो श्रीमान मनोहर लाल खट्टर का संबंध भी यहीं से। अगला क्वेश्चन है, जो राज्यपाल है गवर्नर ऑफ हरियाणा कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। बंडारू दत्तात्रेय साहब क्या है, गवर्नर है भाई। बंडारू दत्तात्रेय साहब क्या है, गवर्नर है। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बनता है, हरियाणा के जो गवर्नर है, ठीक है। दूसरी बात करें हरियाणा की राजधानी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 8। राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ है, याद रखेंगे चंडीगढ़ है। इस चंडीगढ़ को सपनों का शहर, सपनों का शहर, तुम्हें सपना जरूर याद होगी, लेकिन सपनों का शहर अगर पूछे तो कौन सा आपका, चंडीगढ़ ही है। और देश का पहला व्यवस्थित तरीके से बसाया गया शहर भी आपका क्या है, चंडीगढ़ ही है। और दूसरा व्यवस्थित तरीके से बसाया गया शहर बेंगलोर है, याद रखना, ठीक है। तो पहला शहर कौन सा व्यवस्थित तरीके से बसाया गया, चंडीगढ़ में, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं वर्तमान में हरियाणा काफी चीजों को लेकर के हाईलाइट है। ऑपरेशन मुस्कान, खोए हुए बच्चों को उनके पेरेंट्स तक मिलाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की बात करूं मैं। ऑपरेशन जो मुस्कान है, ऑपरेशन मुस्कान की मैं यहां पर बात करता हूं, कहां पर, गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इसको चलाया गया था खोए हुए बच्चों को लेकर के। गुरुग्राम की बात आती तो मेडा सिटी किसे बोला जाता है, मनोरंजन सिटी, सपनों का मनोरंजन सिटी, आईटी सिटी, गुरुग्राम को ही बोला जाता है। देश का, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देश का पहला ग्रेन एटीएम आपका कहां पर है, ये भी आप लोगों के बीच में मालूम है। कहां पर है भाई आपका, गुरुग्राम फरूखनगर के अंदर ही देश का पहला ग्रेन एटीएम है। देश के आपके ड्रोन कहां पर बनाए जाएंगे, ड्रोन की अगर मैं बात करूं, ड्रोन कहां पर बनाए जाएंगे, तो आपका गुरुग्राम के अंदर ही आपके ड्रोन बनाए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हरियाणा की रक्षा विश्वविद्यालय की बात करें तो वो कहां पर, बिनोला के अंदर है, ये भी याद रखना। बिनोला की एकमात्र यूनिवर्सिटी है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पर जब हरियाणा की बात आ रही है तो हरियाणा में नेशनल पार्क, कितने नेशनल पार्कों की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर कितने, 2 है, 2 नेशनल पार्क हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए नेशनल पार्कों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो, ठीक है, ओके। अगर हम बात करते हैं हरियाणा में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, हरियाणा में धान का कटोरा के नाम से किसको जाना जाता है, ये भी आपको पता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक महत्व रखने वाला स्थल कौन सा है, पानीपत भाई। पानीपत ऐतिहासिक स्थल जहां पे तीनों के तीनों लड़ाई हुई है, आपको पता है, क्योंकि हरियाणा का महत्वपूर्ण स्थल है। साथ में हम यहाँ पर बात करते हैं आपका मंगलयान भी जो हमने छोड़ा था, या ये कहें हमने जो यान भेजा था, तो साइंस सिटी के नाम से किसको जाना जाता, तो अंबाला को जाना जाता है, याद रखना, अंबाला में मंगलयान पर जो गया था उसमें से कुछ आइटम यहाँ पर बनाए गए थे। अंबाला हरियाणा की सबसे बड़ी जेल की बात करते हैं, सबसे बड़ी जेल की अगर बात करते हैं तो हरियाणा के अंबाला के अंदर ही, अंबाला के अंदर ही यहाँ पर राफेल को कहां पर सबसे पहले देश के अंदर राफेल को कहां पर पोस्ट किया गया
गया था। तो हरियाणा के देश की पहली आपकी कह सकते हैं देश की पहली हवाई टैक्सी, हवाई जो टैक्सी है, अगर हवाई टैक्सी की अगर हम बात करते हैं, ये भी कहां पर आपकी हिसार के अंदर ही है। हरियाणा का अभी हाल ही में चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय जो आपका एयरपोर्ट है, वो भी कहां पर आपका हिसार के अंदर, ये भी चर्चा में चली हुई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये था चिराग, चिराग को लेकर के हमने बात करी और थोड़ी सी जानकारी हमने मोटी मोटी किसकी, हरियाणा की यहाँ पर लेने की कोशिश करी है। ठीक है भाई, सीईटी के अंदर हरियाणा जीके का अपना एक अलग ही महत्व रहेगा भाई। आपको पता है हरियाणा से जुड़ी हुई बातें, संस्कृति पूछेगा हरियाणा की आपसे कह सकते हैं हरियाणा से संबंधित करंट भी पूछ लेगा, किसी भी प्रकार से आप लोगों के बीच में जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे यहाँ से। तो ये भी आप लोगों के बीच में अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो हरियाणा जीके तो कम से कम हरियाणा से संबंध रखने वालों को तो याद होना ही चाहिए, बाकी चलो देखा जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भाई। सक्षम आंगनवाड़ी योजना भाई, ये आपकी चर्चा में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण योजना चर्चा में। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण योजना आपकी चर्चा में है। पोषण 2, इसको पूरा लिख लें, पोषण 2.0 योजना आपकी क्या है, चर्चा में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधी सी बात है, आंगनवाड़ी की इस प्रकार की योजना पहले भी चली है। ठीक है, ये एक प्रकार, इस योजना को देखो आपने सबसे पहले तो ये समझना है इस योजना का संबंध किससे, इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले ये लेंगे, देखिए उद्देश्य है, उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे भाई आपके महिलाएं कौन सी, गर्भवती जो महिलाएं या जो दूध स्तनपान कराने वाली यानी कि दूध पिलाने वाली बच्चों की महिलाओं को दूध पिलाने वाली जो महिलाएं हैं, इनके पोषण का ख्याल रखना भाई, इनके पोषण का ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना, पोषण का ख्याल रखना या इन्हें पोषण आहार प्रदान करना, ये सारी की सारी बातें इसके उद्देश्य में शामिल हो जाती हैं। तो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण योजना 2.0 को अभी हाल ही में क्या दे दी गई, इसे मंजूरी दे दी गई है, मंजूरी प्रदान करी है। ठीक है, क्या किया है, मंजूरी प्रदान करी है। ये किस मंत्रालय के द्वारा, जो सक्षम आंगनवाड़ी योजना पोषण किस मंत्रालय के द्वारा या स्टार्ट किया गया या किस मंत्रालय के अंडर आपकी आती है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में। कौन सा, महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय के अंडर ही आपकी आती है। किस मंत्रालय के अंडर आती है, आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंडर ही आपकी काम करती है। तो ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। कौन है मंत्री, यहाँ पर मंत्री की बात करें तो स्मृति जो ईरानी मैडम है, यही है भैया आपकी स्मृति ईरानी, क्या है इसकी मंत्री है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। ठीक है, ओके। अब इसके लिए देखिए 15वीं वित्त आयोग अवधि, 15वें वित्त आयोग की बात करें, 15वें वित्त आयोग जो है उसकी अवधि क्या है, तो ये है आपकी 2021-22 से लेकर के आपका 25-26 तक इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। 25-26 तक क्या दिया गया, मंजूरी प्रदान कर दी गई है, मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। यानी कि जो कुपोषण से संबंधित जो, यानी कि जैसे महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, इन सबको कुपोषण से बचाने के लिए इस योजना को मंजूरी दे दी गई। 15वें वित्त में इनके बजट का यहाँ पे रख दिया गया है। वात्सल्य योजना भी कह सकते हैं, वो कई प्रकार की योजनाएं इसके अंदर आ जाती है। वात्सल्य योजना, ध्यान रखना, वात्सल्य योजना, मिशन वात्सल्य कह सकते हो। ठीक है, ये भी इसके अंदर आ जाएगी। आपकी दूसरी क्या है, मिशन शक्ति भाई, मिशन शक्ति भी इसी के अंदर आ जाएगी। कुल मिलाकर के बात हम ये करते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए, छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनवाड़ी, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण जो योजना 2.0 योजना को यहाँ पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कब तक के लिए कर दी गई है, तो 25 तक कर दी गई है, 25-26 तक आपका यानी कि वित्त वर्ष के लिए यहाँ पे कर दिया गया। 15वें वित्त में भी, 15वें वित्त आयोग के दौरान जो समय रहेगा, और किस मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्मृति ईरानी। अब यहाँ पर बात आती कि अभी हाल ही में इनके पास और कौन सा मंत्रालय है, तो जो दिया गया चर्चा में था, इनके पास था भाई
अल्पसंख्यक मंत्री भी किसे बनाया गया है? तो अल्पसंख्यक मंत्री भी आपका स्मृति ईरानी को बनाया गया है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भाई, जो कि आपके बीच में है। वन नेशन वन राशन योजना चर्चा में थी आपकी। क्वेश्चन नंबर वन नेशन वन राशन योजना चर्चा में है। चर्चा में किस लिए? वन नेशन राशन। सबसे पहले तो बात करिए कि ऐसी योजना जो कि लॉकडाउन के दौरान चलाई गई थी, कह सकते हैं ये इस प्रकार की योजना की, यानी कि पूरे देश के अंदर आपका एक ही राशन कार्ड चलेगा भाई। बहुत बेहतरीन योजना है कि अभी पूरे देश में अब क्या होगा, आपका पूरे देश में एक ही राशन कार्ड यहाँ पर चलने वाला है। पूरे देश में क्या होगा, पूरे देश में एक ही राशन कार्ड आपका चलने वाला है। दूसरा क्या है, इससे डिजिटलाइजेशन या राशन कार्ड का क्या किया गया, एकीकरण किया गया है, ये भी याद रखना। अब बात इसको सबसे ज्यादा किसे फायदा हुआ, तो जो मजदूर लोग हैं, मजदूर लोगों को इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। कैसे फायदा हुआ भाई? देखो, आज कोई व्यक्ति यहाँ पे मजदूरी कर रहा है हरियाणा के अंदर, कल वो शिफ्ट करके चला गया कहाँ, पंजाब के अंदर, तो अब उसे राशन चाहिए। जो सरकारी जो शॉप है, यानी कि जो सरकारी रेट के ऊपर अगर उसको राशन चाहिए, या जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाने के लिए उसे राशन कार्ड चाहिए, तो उसे दूसरा राशन कार्ड वहां पे बनवाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, अब देश के अंदर एक ही जगह राशन कार्ड होगा जो कि आपका आधार से लिंक होगा, जहां पर भी आपके आधार और जो आपका ऑथेंटिकेट जो मोबाइल नंबर है, उन ऑथेंटिकेट मोबाइल नंबर के साथ उसको टच कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप पूरे देश में उस राशन कार्ड से राशन ड्रा करा सकते हैं सरकारी दुकान से। ठीक है, अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि अब ये पूरे देश में क्या हो चुकी है, पूरे देश में लागू हुई है। अब क्वेश्चन मेरा कि अंतिम राज्य कौन सा है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया? अंतिम की पूछा, अंतिम राज्य कौन सा है जिसने इस योजना को लागू किया? तो अंतिम राज्य की मैं बात करूं तो वो है आपका असम में। असम अंतिम राज्य है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, तुम कमेंट्स करके आंसर तो देते नहीं हो, फिर भी चलो मेरी आदत है कि तुम्हारे को ना कुछ देते रहना। तो चलिए, अंतिम राज्य आपका असम है, तो मुझे पहला राज्य बताएंगे जिसने इसे लागू किया था। पहला राज्य है जिसने इस योजना को लागू किया था। वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना थी, इसको लागू किया था। और लॉकडाउन के अंदर बहुत से गरीब लोगों की यहाँ पर कहें तो इसने मदद करी है इस योजना में, और एक अच्छी पहल है भाई। इसको किस मंत्रालय के अंदर आती है, ये अगर पूछे किस विभाग के, तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंडर ये आती है। वितरण कौन सा विभाग आपका? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंडर ये काम करती है। ये भी आपके बीच में बन जाएगा, ये याद रखें। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? ONORC, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो चुकी है। इसे कब शुरू किया गया था, स्टार्ट किया बात करें तो आरंभ की अगर मैं बात करता हूं तो आरंभ कब किया गया था? इसे 9 अगस्त 2019 में इसे क्या किया था, लागू किया गया था। उससे पहले और 4 राज्यों में एक साथ लागू किया था इसे। कितने? 4 राज्यों में एक साथ लागू किया था। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको, इस क्वेश्चन पूछा था ना पहला राज्य, उसमें भी आंसर थोड़ा सा मैंने आप लोगों को दे दिया। 4 राज्यों में इसे लागू किया गया था, याद रखेंगे। यह योजना क्या करती है? आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, किसके तहत भी? आपका NFSA के जो अधिनियम है, अधिनियम पूछे तो कौन सा आपका अधिनियम है? ये आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। देखिए, अगर आपसे पूछे वन नेशन वन राशन योजना अधिनियम कौन सा है, तो अधिनियम है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। ये भी आपका चर्चा में है, ठीक है। और ये क्या पूरे देश में पोर्टेबिलिटी, किसकी भी, राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी लागू करता है। क्या करता? राशन कार्ड की
राशन कार्ड की, आपके राशन कार्ड की क्या करता भाई आपके पोर्टेबिलिटी को लागू करता है। ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी किस योजना के द्वारा लागू की गई, तो आपका वन नेशन वन राशन योजना के तहत। और अभी हाल ही में अंतिम जो राज्य बना आपका असम बना है। असम के अंदर आज की वर्तमान की बात करें तो कल असम के अंदर 800 से ज्यादा जो मदरसे हैं उनको मार्क कर दिया गया है हेमंत के द्वारा। हेमंत साहब जो सीएम है वहां के, उन्होंने मार्क कर दिया और जो टेररिज्म फैला रहे हैं उनको तोड़ना भी प्रारंभ कर दिया है। जिस प्रकार और उसके खिलाफ को लेकर के, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर ये कुछ इस टाइप की बातें भी हो रही हैं। यहाँ पर एक निर्णय असम सरकार ने कल दिया है, न्यूज के अंदर चल रहा था। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आप जरूर ध्यान रखेंगे। असम की राजधानी ध्यान रखेंगे, असम के जो नेशनल पार्क हैं वो ध्यान रखेंगे। असम का नृत्य बिहू नृत्य है। असम की अगर हम बात करते हैं तो बाढ़ ब्रह्मपुत्र नदी लेकर के आती है। असम की अगर हम बात करते हैं, असम अकॉर्ड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फिर चर्चा में है। वो असम अकॉर्ड कब बना था ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, सारी की सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए भैया, एग्जाम के हिसाब से आपके बीच में पूछी जा सकती हैं, तो ये सारी चीजें आपके बीच में होनी चाहिए। अभी हाल ही में आपकी रूपा रानी चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रूपा रानी चर्चा में है। रूपा रानी चर्चा में, ये कौन है? रूपा रानी चर्चा में है, ये चर्चा में क्यों होगी? ठीक है, रूपा रानी की बात करते हैं। देखिए ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन आपका। रूपा रानी की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में इन्होंने कॉमनवेल्थ में भारत को एक मेडल दिया है। भारत को एक मेडल दिया है रूपा रानी। ये कप्तान है भाई, सीधा सा पूछेगा आपको कप्तान है, किसकी कप्तान है? तो ये भाई आपको लोन बाउल, भारतीय टीम ने लोन बाउल में, किसमें भाई आपका लोन बाउल टीम जो है उसने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। लोन बाउल टीम ने क्या जीता? आपका स्वर्ण पदक या गोल्ड जीता है। कहां पर जीता आपका भी? CWG कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर इन्होंने क्या जीता? अपना लोन बाउल टीम ने गोल्ड जीता है। और ये जो रानी है, ये इसकी लोन बाउल टीम की क्या कह सकते हैं, जो इस गेम की क्या है? खिलाड़ी है। लोन बाउल महिला टीम यहाँ की खिलाड़ी कप्तान है। देखिए लोन बॉल्स टीम की कप्तान है। किसकी कप्तान है? लोन बॉल्स टीम की कप्तान है। और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने ये आपका क्या जीता? गोल्ड जीता। और इसके साथ इनके साथ कौन कौन महिलाएं हैं? कप्तान है आपकी लोन बॉल टीम की। उसके साथ है रूपा रानी हो गए, रूपा रानी हो गया। उसके बाद है आपका पिंकी भाई, पिंकी इस टीम के अंदर है। साथ में कौन है? लवली चौबे है भाई, लवली चौबे है आपकी, लवली चौबे। और कौन इसमें? नैन मोनी सोकिया, नैन मोनी सोकिया। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से सीधा पूछ लेंगे कि पिंकी का संबंध किस खेल से है, लवली चौबे का संबंध किस खेल से है, नैन मोनी का संबंध किस खेल से है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। रूपा रानी का संबंध किस खेल से, कौन से गेम में इन्होंने मेडल जीता है? तो आपका कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर इन्होंने गोल्ड दिलाया है भारत को। ठीक है, याद रखना। इन्होंने 2008 हराया किसको है? हराने की बात करें तो हराया किसको इन्होंने? तो दक्षिण अफ्रीका को इन्होंने अफ्रीका को हराया है। ये भी याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका ने 2018 में कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीता था 2018 में भी। ठीक है, इसको भारत ने हराया है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगली क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये कब से कब तक हो रही है? आपके 28 जुलाई से लेकर के कॉमनवेल्थ गेम 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आपके ये गेम हो रहे हैं, 8 अगस्त 2022 तक है। और इस बार किसका दबदबा ज्यादा? ध्यान रखना, तो वेट लिफ्टिंग का भाई, वेट लिफ्टिंग ने अधिकतर आपके मेडल दिलाए। पहला मेडल आपका गोल्ड की बात करें तो मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड दिलाया। अब इस गेम के अंदर 2022 के गेम में भारत कौन से नंबर पर है? तो 6वें नंबर पर है, याद रखना। और पहले नंबर पर कौन है आपका? पहले नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कौन से नंबर पर आपका? पहले नंबर पर चल रहा है। और 9 पदक अब तक भारत की झोली में, कब तक? अब तक कितने भी आपके टोटल 9 पदक आ चुके हैं। 3 रजत 3 गोल्ड आपके ये, और 3 कांस्य पदक यहाँ पर आ चुके हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है,
ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। अभी 6वें नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया आपका पहले नंबर पर है। ये आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। पहला मैंने यहाँ पर बात करी, देखिए पिंकी, लवली, चौबे, नैना, मोनी, सोकिया है, लॉन बॉल टीम है ये पूरी, इन्होंने गोल्ड जीता है। और पाकिस्तान को हराया है किसने अभी हाल ही में, अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो महिला क्रिकेट टीम उसने पाकिस्तान को हराया है, लेकिन अगला मैच वो ऑस्ट्रेलिया से अपना हार चुकी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका कॉमनवेल्थ गेम से संबंध रखने की। रूपा रानी तो इनका भी ध्यान रखेंगे, मीराबाई चानू जिन्होंने पहला मेडल गोल्ड मेडल दिलाया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पहला मेडल किसने दिलाया है कॉमनवेल्थ गेम में, देश की झोली में पहला मेडल डालने वाला बंदा कौन था, ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरा, सबसे ज्यादा जो मेडल निकाल रहे हैं वो कौन सा गेम बेहतरीन प्रदर्शन वहां पे हो रहा है, तो आपका वेट लिफ्टिंग के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका चर्चा में है। स्टार्टअप, भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप चर्चा में है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप चर्चा में है। सबसे पहले तो ये भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप चर्चा में है, तो पहली बात तो ये कि भारत में स्टार्टअपों को मान्यता कौन देता, पहला क्वेश्चन तो यही है, स्टार्टअप को भारत के अंदर मान्यता देता कौन है, ठीक है, कौन सा मंत्रालय देता। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो भारत में किस मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय स्टार्टअप को क्या देता है, आपका मान्यता देता है। तो सबसे पहले बात करें तो कौन सा आपका मान्यता देता, उद्योग और आंतरिक, उद्योग और, अच्छा क्वेश्चन है ये नोट कर लेंगे, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग स्टार्टअप को क्या देता, भारत के अंदर मान्यता देता। शॉर्ट फॉर्म में लिखना आप लोगों ने, तो डीपीआईआईटी क्या देता है, स्टार्टअप को मान्यता देता है। अब चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी भारत में 7500 कितने भाई 75,000 के पार पहुंच गया है स्टार्टअप, जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है कितने 75,000 आपके कितने हो चुके हैं, 75,000 से ज्यादा हो चुके हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। आजादी, ये टारगेट था भाई आजादी के अमृत महोत्सव पर, आजादी के अमृत महोत्सव पर, अमृत महोत्सव पर ये आपका आंकड़ा पार कर लिया गया है। 75,000 स्टार्टअपों को क्या दे दी गई, मान्यता दे दी गई है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा ये ऐसा किया गया है। देखिए 800, ये इसको स्टार्टअप कब किया था, 16 जनवरी को इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। 16 जनवरी 2016 को इसका क्या किया गया था भाई, आरंभ किया था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आरंभ पूछे इस कार्यक्रम का तो 16 जनवरी 2016। साथ में एक और क्वेश्चन आपका मतलब, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, अगर ये पूछे आप लोगों से तो ये कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को ही इसको मनाने की बात हो चुकी है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी आप लोगों का। इस आजादी के अमृत महोत्सव पर 75,000 से ज्यादा स्टार्टअपों को मान्यता दे दी गई है। पिछली अगर मैं बात करूं, देखिए पिछले 808 दिनों में लगभग 10,000 स्टार्टअप, 808 दिनों में कितने 10,000 स्टार्टअप यहाँ पर दे दिए गए हैं। लेकिन 156 दिन में, पिछले लास्ट 156 दिन में 1,000 पिछले 1,000 स्टार्टअपों को हजार स्टार्टअप कितने, पिछले 156 दिन में 1,000 स्टार्टअप, और वैसे 808 में 10,000 स्टार्टअपों को क्या दे दी गई है, मान्यता दी गई है। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब विभाग ले लेते हैं, थोड़ा सा कोई पूछ ले कि किस विभाग में कितने स्टार्टअपों को मान्यता दी गई है, तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आईटी 12% किस में दी गई है, आपका आईटी विभाग के अंदर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका हेल्थ केयर में, भाई 9% आपका हेल्थ केयर के अंदर दिया गया है, ठीक है। और 5% आपका पेशेवर व्यापारिक वाणिज्य सेवाएं हैं, 5% वाणिज्य सेवाएं हैं पेशेवर, ठीक है। और 7% शिक्षा, भी
7% क्या शिक्षा के अंदर दिया गया है अभी आपका, और 5% कृषि से संबंधित आपका ये इन्होंने आंकड़ा रखा है। 12, 9, 5, 7, 12% आईटी, यानी कि सबसे ज्यादा जो स्टार्टअप को मान्यता दी गई किस विभाग के अंदर दी गई, आईटी में। हेल्थ केयर में 9% है आपके, वाणिज्य जो आपकी आमतौर पर सेवाएं चलती है उसमें 5%, शिक्षा में आपका 7% है, और 5% आपका कृषि क्षेत्र के अंदर मान्यता दी गई है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। एक बार जरूर इस क्वेश्चन को नोट करेंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो स्टार्टअप क्यों चर्चा में थे मैंने आपको बता दिया है। आपको मालूम है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने 75वां साल मना रहे हैं, और सारा कुछ आंकड़ा 75 से ही चलता है। ठीक है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा अभी आपका राष्ट्रीय फ्लैग चर्चा में चल रहा है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फ्लैग के अंदर कितने आपकी भाई राष्ट्रीय फ्लैग या राष्ट्रीय ध्वज कि अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग थे आरंभ में, तो आप लोगों को पता राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग थे, 2। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, जब राष्ट्रीय ध्वज का सीजन चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। सफेद रंग, पिंगली वेंकैया ने सफेद रंग किसकी सलाह पर, रंग को किसकी सलाह पर, किसकी सलाह पर राष्ट्रीय ध्वज में जोड़ा था। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, जोड़ा था किसके कहने पर, पिंगली वेंकैया की बात करें तो किसके कहने पर इसको जोड़ा गया था, ये एक आपका बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर आप देखो ये चर्चा में क्यों आया है, इसका सारा जिक्र क्यों हुआ। अभी हाल ही में एक मंत्रालय ने क्या किया है, आपका बेहतरीन क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन फंसने के आसार आपके रहने वाले हैं। देखिए आपका मंत्रालय ने तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया भाई, किसका, तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया। सीधा सा पूछेंगे, तिरंगा जो उत्सव है, उत्सव का आयोजन किया गया। अब बात आती है कि तिरंगा उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तिरंगा जो उत्सव है इसके आयोजन की अगर मैं बात करूं तो ये किया गया है आपका 2 अगस्त 2022 को तिरंगा उत्सव सांस्कृतिक मंत्रालय पूछे तो सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसको किया है, सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। मंत्रालय पूछे आप लोगों से, सांस्कृतिक कब किया है, 2 अगस्त को भाई, 2 अगस्त 2022 को इस उत्सव का आयोजन किया गया सांस्कृतिक मंत्रालय का के द्वारा। ठीक है, अब बात आती है कि 2 अगस्त को क्या था, तो 2 अगस्त को जो जिन्होंने इसको मनाया था, पिंगली जो वेंकैया है, पिंगली वेंकैया जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को बनाया था, उनकी जयंती थी 146वीं जयंती में। ठीक है, 146वीं जयंती पर ये ऐसा किया गया था, पिंगली वेंकैया की जयंती पर, पिंगली जो वेंकैया साहब है इनकी जयंती पर किया गया था। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे, तो इस कार्यक्रम में जो आपके मुख्य अतिथि की अगर मैं बात करूं, मुख्य अतिथि अमित शाह थे, याद रखेंगे कौन थे, अमित शाह मुख्य अतिथि थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि सफेद रंग को किसकी सलाह पर तिरंगे के अंदर जोड़ा गया था, चर्चा क्यों थी ये तो मैंने बता दिया। अब ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो देखो राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने, राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली जो वेंकैया है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कब पहली बार इन्होंने 1 अप्रैल 1912 को महात्मा गांधी को, किसको भाई, महात्मा गांधी को सौंपा था, महात्मा गांधी को भेंट किया था। कहां पर भाई, जब वे विजयवाड़ा शहर में थे, कहां पर आपका विजयवाड़ा शहर के अंदर इसको क्या किया था, विजयवाड़ा शहर में इनको क्या किया था, सौंपा था। कब राष्ट्रीय ध्वज को कब आपका पिंगली वेंकैया ने इन्होंने 1 अप्रैल 1912 को सौंपा था। कब, कहां पर आपका, महात्मा गांधी, विजयवाड़ा, ये भी ध्यान रखेंगे भाई आप लोग, ठीक है, विजयवाड़ा 1921 में आपका किसने भी, जो विजयवाड़ा में इसको सौंप दिया महात्मा गांधी को था। उसके बाद 1921 में, कब भाई आपका 1921 में विजयवाड़ा में ही आपको इस डिजाइन को मंजूरी दी। महात्मा गांधी ने क्या किया, इस डिजाइन को इसको मंजूरी दी। सीधा सा पूछ लेंगे कि इसको मंजूरी कब दी है, तो 1921 में इसको मंजूरी दे दी गई। उस समय इसके अंदर क्या थे, 2 रंग थे भाई, क्या थे, 2 रंग थे, याद रखना, प्लस चरखा था। चरखा कितना था, 2 रंग और चरखा था। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पे
बन जाएगा। और यहाँ पर सफेद रंग जोड़ने की बात किसने सलाह दी थी? महात्मा गांधी ने पिंगली वेंकैया को सफेद रंग जोड़ने की यहाँ पर सलाह दी कि भाई सफेद पट्टी और जोड़ दे इसमें, तो एक अच्छा यहाँ पर फ्लैग बन जाएगा। और मूल तिरंगा आपका यहाँ पर बन गया, अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बना, और यहाँ पर ये आपका मूल तिरंगा बना देगा। अब बात आती है कि पिंगली वेंकैया, ये जो पिंगली वेंकैया है ये कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे पहले तो बात करूं, देखिए ये आपके स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ये तेलुगु परिवार से संबंध रखते हैं भाई, आपका तेलुगु परिवार से संबंध रखते हैं, इनका जन्म मछलीपट्टनम या मच्छीपट्टनम कह सकते हो, पट्टनम में हुआ है, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। वर्तमान में आजकल कहां पर आ रहा है? आपका आंध्र प्रदेश के अंदर आ रहा है। उस समय ये इलाका में भी शायद आपका वेस्ट बंगाल की तरफ का ये पूरा इलाका इसके अंदर आ जाता था आपका, ठीक है। तो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका सफेद रंग जो आपके बीच में है। और अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस आपका आ रहा है, तो ये भी आपका चर्चा का विषय जरूर यहाँ से आप लोगों के बीच में क्वेश्चन आ जाएगा कि मूल रूप से जो तिरंगा था वो कब मतलब बना आपका? तो 1921 में जब ये दिया गया था, इसको मान्यता दी गई थी, तो उस समय 2 रंगों के साथ तीसरा रंग आपका विजयवाड़ा के अंदर 2 रंगों के साथ तीसरा रंग की यहाँ पर बात करी गई थी। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो मैडम भिकाजी कामा ने सबसे पहले बहुरंगीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहरा दिया था। स्वतंत्रता में बड़ा अहम रोल है इसका। और अभी हाल ही में ध्वज संहिता के अंदर बदलाव किया गया, और ध्वज संहिता कौन सी में बदलाव किया गया? तो 2002 ध्वज संहिता के अंदर बदलाव किया गया। ध्वज यानी कि अब तक क्या था कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तिरंगा नहीं फहराया जाएगा। अब आप 24 घंटे तिरंगा फहरा सकते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। किस राज्य ने स्कूली शिक्षा पर समझौता नीति आयोग के साथ, किस राज्य ने स्कूली शिक्षा की बात करें, स्कूली शिक्षा पर नीति आयोग के साथ समझौता किया है? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका सीधा सा आंसर क्या आपका? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश ने नीति आयोग के साथ स्कूली शिक्षा पर समझौता किया है। चलिए समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा, भाई बार बार इशारा किया जा रहा है कि मेरा समय कहीं दूसरी क्लास का हो चुका है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम इस क्वेश्चन को यहीं पे रोकेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे, स्कूली शिक्षा पर किसके साथ? नीति आयोग के साथ समझौता किया, या एक जो मेमो है उस पर सिग्नेचर हुए हैं अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। चलिए उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय वेस्ट।